हाँ जी बच्चों, क्लास 10th हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बेटा हमारा लास्ट पार्ट है जो हम लोग आज करने वाले हैं। तो बेटा लास्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन कर लिया था। आज बेटा हम लोग बात करेंगे इटली की और ब्रिटेन की। तो जैसा बेटा आप सभी जानते हैं कि जर्मनी की तरह ही इटली बेटा आपका काफ़ी छोटे छोटे बेटा पार्ट्स में आपका बटा हुआ था। ठीक है, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। ठीक है, जो आपका इटली था बेटा वो बटा हुआ था आपका बेटा, अलग अलग स्कैटर्ड था वो स्टेट्स में, और कुछ कुछ जो बेटा आपका हैब्सबर्ग एम्पायर था वो बेटा उस एम्पायर की तरह बहुत सा आपका वो बटा हुआ था। ठीक है, इटली जो था बेटा आपका वो 7 स्टेट्स में आपका डिवाइड था, ऑफ विच ओनली वन सर्दीनिया पेडमाउंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। सिर्फ जो बेटा 7 में से सिर्फ एक सर्दीनिया पेडमाउंट जो है बेटा ये आपका इटालियन प्रिंस हाउस द्वारा रूल आपका हो रहा था आपका ये। ठीक है, जो बेटा आपका नॉर्थ इटली था, नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप एंड द सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बार्बर किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, तो बेटा जो इटली के मेन आपके एरियाज थे वो आपके कुछ इस तरीके से आपके डिवाइड हुए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। पूरे इटली में पूरे 7 स्टेट्स में जो था एक लैंग्वेज नहीं चलती थी, वहाँ पे आपके छोटे छोटे रीजनल और लोकल लैंग्वेज थी आपकी। बट हुआ क्या हुआ ये कि 1830 में गुज़ेप्पी मज़ीनी, ये बेटा आपने नाम पहले पढ़ा था, हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। 1830 में बेटा इस व्यक्ति ने सोचा कि अब हम लोग जो है वो इटली को एक करेंगे, हम लोग अब टाइम आ गया इटली को एक करने का। बट इस बंदे के एफर्ट्स भी फेल हो गए थे। कैसे फेल हुए थे हम जरा पढ़ेंगे आगे। इस बंदे ने बेटा बनाई थी एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली, फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उन्होंने बेटा बनाई थी ये आपकी सोसाइटी। बट ये रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बेटा आपकी फ्लॉप हो गई थी 1831 में। 1848 में बेटा ये आपका एक फेलियर हो गया था आपका ये। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब ये अपने काम में फेल हो गए तो सारी जो भागदौड़ आई थी वो किसके हाथों में आ गई थी, वो आ गई थी किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई द इटालियन थ्रू वॉर। अब भाई रिवॉल्यूशनरी तो नहीं हो पाया था, अब झगड़ के इनको इटली को एक करने की बात सामने हमारे आ गई थी आपकी ये। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब ये जो व्यक्ति थे, कौन, जो आपके ये इमैनुअल थे, इन्हीं के साथ साथ एक और व्यक्ति जो आए इटली की यूनिफिकेशन में, वो कौन थे, वो थे आपके केवर। ठीक है बेटा, इटली वाले केस के अंदर बेटा आपको 3 लोगों के नाम लर्न करने पड़ेंगे। तो चीफ मिनिस्टर आपके केवर थे। वो क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर केवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर रिवॉल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट। ये ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही एक डेमोक्रेट थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than Italian। ये भी जो थे तो इटालियन, लेकिन ये फ्रेंच अच्छी तरीके से बोलते थे, और इसी तरीके से इसी फ्रेंच बोलना इनके लिए एक एडवांटेज बने, और इन्होंने फ्रांस के लोगों को अपने साथ जोड़ा। ठीक है, फ्रांस के लोगों को अपने साथ जोड़ के इन्होंने सर्दिनिया प्रोडामेंट को एक दिलाई जीत, जिस इस आपके इस रीजन ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया था आपका ये। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपका जो है वो शुरू होती है इटली की यूनिफिकेशन। अब क्या हुआ, अब हुआ क्यों कुछ यूं कि इनको सपोर्ट करने एक और बंदा आ गया। ठीक है, केवर को सपोर्ट करने एक और बंदा, जिसका नाम था आपका गिज़ेप्पी गरिबाल्डी। ठीक है, गिज़ेप्पी गरिबाल्डी। ठीक है ना, अब ये जो है ये एक और बंदा था, इसने ये किया अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, मतलब ये जो लड़ रहे थे तो अलग लड़ रहे थे, इसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिज़ेप्पी गरिबाल्डी जॉइन द फ्री।
1860 में ये मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। 1860 में इस गिजेप्पी गरिबाल्डी ने हर जगह पे जो मतलब साउथ इटली था और जो यहाँ था, यहाँ पे इसने अटैक करवाया और इन्होंने स्पेनिश रूलर को वहाँ से निकाल दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड दोबारा से किंग बने, किसके? यूनाइटेड इटली के। वो किंग पहले में थे, लेकिन जो पहले वो किंग थे वो सिर्फ थे किसके? यहाँ के, इस जगह के, या फिर से स्कैटर इटली के। अब जो किंग बने वो पूरे इटली के आपके किंग बन चुके थे आपकी। अब इसमें मेन बात जो थी कि जो इटली की जो आपकी पॉपुलेशन थी उसमें ज़्यादा क्या थे लोग? इलिटरेट थे, मतलब जो लोग थे बेटा वो आपके अनपढ़ किस्म के आपके यहाँ पे आपके लोग थे। ठीक है, सो ये आपका बेटा हो चुका है टॉपिक हमारा। इसी के साथ हमारा एक और केस हमारे सामने जो कुछ पढ़ना है वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखो इसमें क्या था आपका, देखो ब्रिटेन में कोई क्रांति नहीं हुई। इन ब्रिटेन देयर इज नो रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ब्रिटेन में आपका कोई भी रिवॉल्यूशन आपका नहीं हुआ था। हुआ क्या था वहां पे? हुआ यहाँ पे ये था कि देयर वॉज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। द प्राइमरी आइडेंटिटी। सो पहले कोई 18 शताब्दी से पहले ऐसा कोई नेशन था ही नहीं। जो पहले था, पहले वहाँ पे क्या था, पहले वो बटा हुआ था आपका अलग अलग पार्ट्स में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में। पहले इंग्लैंड में, यूके में था, वहाँ पे इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट और आयरिश थे। ठीक है, इन अलग अलग रीजन्स के अपने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के अपने अलग अलग कल्चर थे, इनके अपने अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, अब आप सभी जानते हो ब्रिटेन ने सब पे कब्जा किया, कॉलोनी बनाई, तो ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा था अपनी वेल्थ में, अपनी इंपॉर्टेंस में और अपनी पावर में। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। ठीक है ना, एक पूरे जो क्षेत्र था जिसमें आपका स्कॉटलैंड था, आयरिश था, वेल्स था और आपका इंग्लैंड था, इन सब के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने में इंग्लैंड काफ़ी हद तक आगे चल गया था। अब होता क्या होता ही है, अब इंग्लिश पार्लियामेंट जो कि 1688 में बना था और उसने मोनार्की से अपनी पावर छीनी थी। ठीक है, तो ये हुआ था ऑफ अ पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू ऑफ व्हिच न्यू स्टेट विद इंग्लैंड एट ए सेंटर केम टू बी फोर्स। ठीक है, इंग्लैंड जो बना था बेटा वो आपका 1688 में फॉर्म हुआ था एज अ नेशन स्टेट, यू कैन से। क्यों? क्योंकि उससे पहले वह मोनार्की थी और वो हट गई थी 1688 में। अब क्या होता है, अब होता ये है कि ये लोग, इंग्लैंड के लोग, एक निकालते हैं एक्ट जिसका नाम होता है द एक्ट ऑफ यूनियन। द एक्ट ऑफ यूनियन। इस एक्ट में इट मीन between England and Scotland that resulted in the formation of UK, of Great Britain. Mean in fact that England was able to impose the influence on Scotland. मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये है कि इस एक्ट के द्वारा स्कॉटलैंड पर भी इंग्लैंड अपना राज जमाएगा, अपना दबदबा दिखाएगा वहाँ पे। द ब्रिटिश वाज हैंसफॉर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। भाई इंग्लैंड जो था वो तो पहले ही डोमिनेटेड था आपका इंग्लिश मेंबर से, लेकिन इस एक्ट के द्वारा स्कॉटलैंड पर भी उन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू किया था आपका, पहले स्कॉटलैंड पर और फिर आयरलैंड पर। ये हम पढ़ेंगे जरा आगे। The growth of British identity mean that Scotland's distinctive culture and political situation were systematically suppressed. अब भाई जब अंग्रेजों ने अपना राज जमा लिया तो मतलब क्या है, स्कॉटलैंड के हर चीज़ को वो सप्रेस कर रहे थे। द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. जब जब यहाँ के लोगों ने इंडिपेंडेंस चाहे इंग्लैंड से, तब तक इनको दबा दिया गया। The Scottish Highlanders were forbidden to speak Gaelic language or wear their नेशनल ड्रेस। स्कॉटलैंड के लोगों को उनकी ड्रेस पहनना, उनकी भाषा बोलना अब बंद करवा दिया था। ठीक है, और उनको मतलब एक तरीके से उनकी सब कुछ छीन लिया था। मतलब स्कॉटलैंड जब मर्ज हुआ था इंग्लैंड में तो स्कॉटलैंड के लोगों का कल्चर, उनके कपड़े, उनकी भाषा, सब कुछ वहाँ पर उनसे छीन लिया गया था आपका। सेम विद हुआ था आपका आयरलैंड के साथ में। अब आयरलैंड जो है ना वो डिवाइड है किसमें, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में। ठीक है, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में। द इंग्लिश के लोग जो थे, इंग्लैंड के लोग जो थे आपके, द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब ध्यान सुनना, जो बेटा प्रोटेस्टेंट है ये माइनॉरिटी है और ये जो है ये आपके
मेजॉरिटी है। तो इंग्लैंड ने किसकी हेल्प करी? इंग्लैंड ने हेल्प की माइनॉरिटीज़ की। कैथलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। इन्होंने जो रिवॉल्ट किया अगेंस्ट इंग्लैंड, इनके रिवॉल्ट को भी दबा दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वॉल्फ टोन ने चाहा था रिवॉल्ट को, मतलब एक रिवॉल्ट करना, इस बेचारे का भी रिवॉल्ट को दबा दिया गया। एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड विद द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। ठीक है ना। अगर आप फ्लैग देखते हो ना इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड के फ्लैग पहले यू कैन से यूँ था, ठीक है, फिर इसी में ये हो गया ज्वाइन स्कॉटलैंड, फिर दोबारा से एक और जॉन हो गया आयरलैंड। तो मतलब जो फ्लैग है, ये फ्लैग शो करता है किस तरीके से इंग्लैंड ने अपने साथ के लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया आपका ये। ठीक है, अब ये भी जुड़ चुका है, स्कॉटलैंड भी मर्ज हो गया इंग्लैंड में, ये भी मर्ज हो गया इंग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट, अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ब्रिटेन जो बन गया था, ये सब कुछ मिला के एक नेशन आपका बन गया, जिसमें आपका ये सब भी था और ये भी था आपका ये। तो बेटा हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने कवर अप कर दिया है ये। तो इसको आप ढंग से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, और जितना स्टोरी पढ़ोगे बेटा बार बार, उतना बेटा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये।